या फिर 54EC जो है इसमें क्या होता है कि मीन्स पहले तो ये सारे एसएससीज को ही अवेलेबल है। देन एसएससी मस्ट हैव ट्रांसफर्ड एनी लॉन्ग टर्म एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ। मीन्स उसने लैंड बिल्डिंग बेची हुई होनी चाहिए और वो लॉन्ग टर्म के एसेट हो, वो बेची होनी चाहिए। मीन्स उसकी जो होल्डिंग पीरियड है दैट शुड एक्चुअली बी मोर देन 2 इयर्स। 2 साल से ज्यादा होगा होल्डिंग पीरियड तो वो लॉन्ग टर्म एसेट हो जाएगी, अदरवाइज जो है वो लॉन्ग टर्म एसेट नहीं होएगी। और एसएससी जो है एक्वायर करेगा। मीन्स इस केस में 3 साल भी होते होते थे लॉन्ग टर्म एसेट्स के, क्योंकि अभी 2 साल जो है वो कभी पिछले साल से ही शुरू हुआ है। उससे पहले जो है 3 साल पुराना एसेट जो होता था तो वो लॉन्ग टर्म होता था। सो विदाउट गेटिंग इनटू निटी-ग्रिटी की 2 साल है या 3 साल है, आपने जो पॉइंट याद रखना है वो ये है कि इट शुड एक्चुअली बी हैव बीन ए लॉन्ग टर्म एसेट, यानी कि वो लैंड और बिल्डिंग होनी चाहिए और वो लॉन्ग टर्म के लिए हेल्ड अप होना चाहिए। 2 साल या 3 साल डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से साल की एक्विजिशन है उसकी। अब अब जब आप ये एसेट बेचोगे तो आप इस एसेट के बदले में जो है, एक तो सेक्शन 54 आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। आप अगर लैंड और बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बेचते हो तो आप उसके बदले में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग ही खरीद सकते हो, और जितने ही आपका कैपिटल गेन्स आपको लगा हुआ है उसके इक्विवेलेंट आप वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग खरीद लेते हो, एक बिल्डिंग खरीद लेते हो, तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 54। एक की जगह आप अगर दो एसेट्स खरीद सकते हो, कोई एसएससी एक की जगह दो भी ले सकता है, दो बिल्डिंग्स खरीद लेगा तो भी उसका जो है एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मगर वो जीवन में कभी दोबारा सेक्शन 54 का डिडक्शन जो है एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकता है। मतलब वो उसका लास्ट 54 हो जाता है। फिर 54 वो सीरीज आप पढ़ चुके हो वहां तक, तो हम 54 ईसी पे आते हैं। 54 ईसी में क्या है कि वो अपनी लैंड बिल्डिंग बेचने के बाद जो है लैंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, रादर ही कैन पुट इन दैट मनी, जो पैसे उसको मिले हैं वो उस पैसे को वो इन्वेस्ट कर रहा है स्पेसिफाइड एसेट्स में। स्पेसिफाइड एसेट्स का क्या मतलब हुआ? वो एसेट्स जो हैं वो बॉन्ड्स हैं, बेसिकली दीज आर दी बॉन्ड्स। लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट मींस बॉन्ड रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स। मींस बॉन्ड जो है उसकी म्याद 5 साल तो है ही है, 5 साल से या उससे ज्यादा के बॉन्ड हैं। और वो जो है वो इशू कौन कर रहा है? उसको इशू कर रहा है एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो हाईवेज बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, मींस नेशनल हाईवेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, या एनी अदर बॉन्ड बीइंग नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मींस सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कोई 5 साल या उससे ज्यादा का बॉन्ड निकालती है। उस बॉन्ड में आप अपना जो रियल एस्टेट है, लैंड और बिल्डिंग है, उसको बेचने के बाद जो है उसके जो प्रोसीड्स हैं उसको आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो? इन स्पेसिफाइड एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। अब जब आप स्पेसिफाइड एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स की डिडक्शन मिल जाएगी। अब वो इन्वेस्टमेंट जो है वो कब करनी, कब है? तो वो करनी है जैसे ही आपने एसेट बेचा उसके 6 महीने के अंदर अंदर कर देनी है। मीन्स विद इन 6 मंथ ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द एसेट आपको इन्वेस्ट करना ही करना है। इन्वेस्टमेंट जितनी आप करोगे उतनी ही आपको जो है वो कैपिटल गेन्स की एग्जेम्पशन मिलेगी। मीन्स आपको मान लीजिए कि आपने 1 करोड़ रुपए का घर बेचा, खरीदा जो हुआ था आपने वो घर 40 लाख रुपए में, 60 लाख रुपए में खरीदा हुआ था, तो आपको 40 लाख रुपए का कैपिटल गेन्स लगा हुआ है। आप अगर 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं 1 करोड़ में से, तो आपको 30 लाख का जो है वो आपकी मीन्स आपको नेट कैपिटल गेन्स जो लगा हुआ है वो मिला हुआ है वो 40 लाख है। 40 लाख में से आपने 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, तो अब आपका जो कैपिटल गेन्स जो टैक्सेबल हो गया वो 40 लाख माइनस 30 लाख जो आपने इन्वेस्ट कर दिए तो 10 लाख रुपए रह गया। मीन 54 EC की डिडक्शन जो है वो आपको 30 लाख की मिल गई। आप शुरुआत कैसे किए थे? यू स्टार्टेड समथिंग लाइक, एक एक्सेल खोल लेते हैं, थोड़ा सा समझ आ जाएगा।
मीन्स आपने जो है एक एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग है, इसको आपने सेल कंसीडरेशन जो है इसकी, दैट सेल कंसीडरेशन for this asset was say 1 crore. इसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी दैट वाज से 60 lakhs. आपको जो कैपिटल गेन्स हुआ, दैट कैपिटल गेन्स इज 40 lakhs. अब आपने इससे स्पेसिफाइड एसेट्स जो हैं परचेज किए हैं वो आपने कर लिए 30 lakhs के. तो ये 30 lakhs जो है ये आपकी जो है डिडक्शन अंडर सेक्शन 54EC है. तो ये 30 लाख की आपको डिडक्शन मिलेगी. तो आपका जो टैक्सेबल कैपिटल गेन हो जाएगा दैट विल बी 10 lakhs. ठीक है जी. आप जो मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हो इस केस में, और जो आप इसको जीरो तक पहुंचा सकते हो टैक्सेबल कैपिटल गेन को, मीन्स यहां आपका कैपिटल गेन जो है वो मान लीजिए 40 लाख है, और आपने जो स्पेसिफाइड एसेट्स हैं वो मैक्सिमम आप खरीदोगे 40 लाख रुपए तक के. जैसे ही आपने 40 लाख के वो कैपिटल गेन खरीदे एसेट्स, तो 40 लाख के एसेट्स खरीदते ही आपका जो है जो टैक्सेबल कैपिटल गेन है वो जीरो हो गया. क्योंकि आपने 30 के खरीदे थे तो इसलिए 10 था, आप पूरे 40 के खरीद लोगे तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. ये पॉइंट क्लियर हो गया बच्चे? यस सर. मैक्सिमम आप जो इन्वेस्ट कर सकते हो इन एसेट्स में वो 50 लाख की कर सकते हो, 50 लाख के बियॉन्ड नहीं कर सकते हो. The investment made by an assessee in the long-term asset from capital gains arising from transfer of one or more original asset during the financial year in which original asset or assets are transferred and the subsequent financial year, it does not exceed 50 lakhs. यानी कि आपको अगर कैपिटल गेन्स जो है कहीं गलती से जो है वो कुछ केस ऐसा बन रहा है कि दिस इज 100,000, ये वाला केस है कि आपको ये आपने 1 करोड़ रुपए में जो है ये बेचा था और आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो जो है वो 40 लाख थी, इंस्टेड ऑफ 60 लाख जो हम यहां पर केस कर रहे थे 60 लाख. तो अब कैपिटल गेन्स जो अपने को मिला है दैट कैपिटल गेन्स इज 60 lakhs. अब आप जो मैक्सिमम से मैक्सिमम 54EC की डिडक्शन है वो 50 लाख की ले सकते हो. आपको 60 लाख रुपए की अलाउड ही नहीं है लेनी है. तो आपने अगर 50 लाख रुपए की जो है वो डिडक्शन ले भी ली तो आपको नेट में कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो 10 लाख रुपए देना ही देना है. इससे आप किसी हालत में नहीं बच सकते हो. तो 54EC का लार्जली जो है वो ये कवर है. अब इसके अंदर जो है मींस आपको ये जो एसेट्स हैं जो इन्वेस्ट किए हैं आपने ये 5 साल के लिए करने हैं. अब 5 साल से पहले आप जो है इनकी अर्ली रिटायरमेंट नहीं करवा सकते हैं. आप पहले इनको मैच्योर नहीं करवा सकते हैं. आपने मैच्योर करवाए नहीं, मीन्स आप क्या मैच्योर कैसे कराते हैं कि आप जी वहां जाके कहें कि हमारे पैसे तो हमें दे दो, या फिर आप इस पैसे के अगेंस्ट में लोन ही ले लो कि मेरी यार ये सिक्योरिटी है. मीन्स क्योंकि ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी के साथ है ना ये सारे के सारे एसेट्स जो हम बात कर रहे हैं. सारे एसेट्स में मीन्स जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी हो गया, REC हो गया, पावर PFC हो गया, IRFC हो गया, तो इसमें जो ये बॉन्ड्स हैं इस पे सब में सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है इनबिल्ट थी. तो बड़े आराम से लोन मिल जाएगा इसके अगेंस्ट में. मगर जैसे ही आपने लोन लिया तो ये माना जाएगा कि आपने अपनी जो इन्वेस्टमेंट जो पहले ब्लॉक करी हुई थी उसको कैश करवा लिया है. और जैसे ही आपने कैश कराया 5 साल से पहले अगर आपने कैश करा ली अपनी इन्वेस्टमेंट, तो आपने जो वहां पर कंडीशन थी ना कि मैं 5 साल तक जो है इन बॉन्ड्स में इन्वेस्टेड रहूंगा, वो कंडीशन आपने तोड़ दी. और जैसे ही आपने कंडीशन तोड़ी उसका मतलब जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगना था
इस केस में जैसे 1 करोड़ रुपए का आपका एसेट था, 40 लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, तो आपका कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 60 लाख रुपए बना हुआ था। उस 60 लाख में आपने 50 लाख रुपए की डिडक्शन ले ली थी और 10 लाख रुपए के ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स दे दिया था। यानी कि आपका एलिजिबल अमाउंट जो कैपिटल गेन्स की डिडक्शन के लिए बना था वो ये 50 लाख रुपए था। अब आपने इस 50 लाख रुपए से जो है वो स्पेसिफाइड एसेट्स खरीद लिए। इन 50 लाख के एसेट्स के अगेंस्ट में आपने पता चला 2 साल बाद जो है वो 50 लाख का ही लोन दे दिया आपको किसी ने कि ले भाई 50 लाख का लोन ले ले, क्योंकि आपके जो 50 लाख हैं ये 5 साल के अंदर अंदर जो हैं वो तो जो है इसके ऊपर जो 8% के हिसाब से अगर ब्याज मिल रहा हो तो इंटू 8% इंटू 5, यानी कि इसके ऊपर 20 लाख रुपए का तो ब्याज हो जाएगा। ये आपके इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं 5 साल बाद 70 लाख के होंगे। तो वो बड़े आराम से आपको कह देता है कि ले भाई पूरे 50 लाख रुपए का तू लोन ले ले। बट आपने इधर 50 लाख रुपए का लोन लिया, उसी टाइम आपकी ये जो 54 ईसी की डिडक्शन जो आपने 2 साल पहले ली हुई थी ये क्वैश हो जाएगी और आपको इमीडिएटली जिस साल आपने लोन लिया है इस 50 लाख रुपए के ऊपर आपको इमीडिएटली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 50 लाख रुपए के ऊपर का मतलब हो गया सीधा दिस इनटू 20% लाइबिलिटी। तो आपके ऊपर इस 50 लाख रुपए के ऊपर जो है 10 लाख रुपए की इनकम टैक्स देने की लाइबिलिटी तुरंत से आ जाएगी। तो रेवोकेशन ऑफ बेनिफिट कब होएगा? व्हेन अर्लियर बेनिफिट शैल बी रिवोक्ड if such bond is transferred or converted into money within 5 years of its acquisition or a loan is taken on security of the new asset within this said period। यहां तो आपने ये जो स्पेसिफाइड एसेट्स थे ये बेच दिए और या फिर इनके अगेंस्ट में लोन ले लिया, तो जिस साल आप ये काम करोगे उसी साल आपका जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की लाइबिलिटी इमीडिएटली एप्लीकेबल हो जाएगी। इन केस वेयर एन एसएससी टेक्स लोन और एनी एडवांस on the security of such asset, he shall be deemed to have converted such specified asset into money on the date on which such loan or advance is taken and no sooner it is taken, आपको अब जो है वो टैक्सेबिलिटी आ गई। ठीक है जी। कोई और दुख तकलीफ इस पॉइंट में, कोई पॉइंट ना समझ में आया? 54 ईसी आपने खुद पढ़ा था तो क्लियर? 54 ईसी के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज 54F। 54F में क्या है कि एसएससी मस्ट हैव ट्रांसफर्ड ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। उसने एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अपनी बेची है और बेचने के बाद उसने एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है। मींस एसेट बेचा दूसरा और खरीदी उसके अगेंस्ट में हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है तो इससे पहले वो जो है वो सिर्फ एसएससी मस्ट एक्वायर वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट दी हुई है उसको, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट क्या दी हुई है कि घर बेचने के बाद 2 साल के अंदर अंदर वो एक घर खरीद सकता है या 3 साल के अंदर अंदर एक घर जो है उसकी कंस्ट्रक्शन करा सकता है, या घर बेचने से पहले जब बेचा मतलब जब वो एसेट बेचा उसने, मींस जो भी लॉन्ग टर्म एसेट बेचा, लॉन्ग टर्म एसेट्स में मान लेते हैं एक सोना बेचा उसने, उसके पास कोई सोना पड़ा हुआ था वो उसने बेचा। सोना बेचने से 1 साल पहले वो घर खरीद सकता है। जैसे आप लोगों ने जिन्होंने 54 पढ़ा है उसमें वो क्लॉज पढ़ा होगा कि घर जोन सी प्रॉपर्टी आपने बेची है, बेचने के बाद नई प्रॉपर्टी आप खरीदने के लिए आपको 2 साल दिए जाते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ द ओल्ड एसेट। या तो आप उसके 2 साल के अंदर अंदर घर खरीद लो या फिर 3 साल के अंदर अंदर घर जो है वो कंस्ट्रक्शन कर लो। इन 2 टाइम पीरियड्स के अलावा एक टाइम पीरियड आपको और दिया जाता है कि आप जो नया घर खरीदे हो वो आपने एसेट पुरानी वाली बेचने से 1 साल पहले ही खरीद लिया। मींस एसेट आपने बाद में बेची मगर घर एसेट बेचने से 1 साल पहले खरीद लिया, वो भी सेक्शन 54 के अंदर क्वालिफाई करता है। जैसे वो सेक्शन 54 के अंदर क्वालिफाई करता है वैसे ही ये सेक्शन 54F के अंदर भी क्वालिफाई करता है कि आपने अपना लॉन्ग टर्म एसेट जो है वो बेचा, बेचने से 1 साल पहले ही आपने जो है एक नया घर खरीद लिया। कंडीशन क्या है? ये जो घर है ये आपका इकलौता घर होना चाहिए which becomes income of which is taxable under section 22। सिर्फ एक ही घर ऐसा हो जिसके जो इनकम है वो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल हो रही है।
इससे पहले ज्यादा से ज्यादा आपके पास एक घर होना चाहिए, एक घर से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है जी। assessee must acquire one residential house within the prescribed time limit, income of which is assessable under section 22. such house should be situated in India. ये घर जो है ये इंडिया के अंदर होना चाहिए। assessee does not own more than one residential house property. इस वाली हाउस प्रॉपर्टी के अलावा असेसी खाली एक हाउस प्रॉपर्टी पहले ओन कर रहा हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। assessee does not own more than one residential house property, income of which is taxable under section 22, other than the new house on the date of transfer. जब आपने जो है अपनी प्रॉपर्टी एसेट्स बेची हैं, बेच के ये नई घर लेना था, तो जिस दिन आपने एसेट्स ट्रांसफर करी हैं उस दिन असेसी के पास खाली एक घर होना चाहिए जिसकी टैक्सेबिलिटी अंडर सेक्शन 22 आती है। एक से ज्यादा घर होंगे तो 54F जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। 54F कब एप्लीकेबल होता है? यहां तो आपके पास घर ही नहीं है और यहां आपके पास खाली एक घर है और ये आप अब दूसरा घर बना रहे हैं। दिस इज बेसिकली ए डिडक्शन जो आपको मैक्सिमम सेकंड हाउस के लिए मिल रही है। पहला हाउस है तो भी मिलेगी और दूसरा हाउस है तो भी मिलेगी, मगर किसी के पास कोई कहे कि अब मेरे पास ये तीसरा घर आ रहा है तो 54F की डिडक्शन उसको नहीं मिलेगी। पॉइंट क्लियर? ये पहले पांचों पॉइंट्स जो हैं जो लिखे हुए हैं सामने दिख रहे हैं, ये पांचों पॉइंट्स क्लियर है? मैंने बताए ढंग से दो ही हैं। ठीक है जी। ओके गुड। अब जो आपने जो पैसे इन्वेस्ट करने हैं, ये जो है क्योंकि जब हम बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट की पिछले वाले सेक्शन 54 ईसी में, तो 54 ईसी में तो 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो आपको स्पेसिफाइड एसेट्स खरीदने थे। यहां पर आपको स्पेसिफाइड एसेट्स नहीं खरीदने, यहां पर आपको 2 साल या 3 साल मिलते हैं घर खरीदने के लिए। तो अगर आपने 2 साल या 3 साल के से मतलब जैसे ही आपका 1 साल खत्म हुआ, जैसे आज की डेट में हम मान लेते हैं कि अप्रैल में आपने घर बेचा, अब अप्रैल में आपने घर बेचा है तो आपको टाइम पीरियड कितना मिल रहा है बच्चे? 2 साल मिल रहे हैं नया घर खरीदने के लिए। आपने इस अप्रैल वाले साल का जो साल अंत होगा वो मार्च में अंत हो जाएगा। आप जुलाई में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करोगे। 31 जुलाई को जब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करोगे तब तक आपने घर खरीद लिया हुआ होगा। तो बहुत बढ़िया है, आपका घर है, आप दिखा दोगे कि मेरे जो है 54F की डिडक्शन क्लेम करनी है, मैंने ये घर खरीद लिया है। जो मेरे एसेट्स बिके थे उस पे मेरे को 50 लाख रुपए का फायदा हुआ था, उस 50 लाख को मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया है, अब मेरा कोई टैक्स नहीं बनता, तो आप अपनी रिटर्न फाइल कर दोगे। बट आपने अगर जो है 50 लाख रुपए तब तक इन्वेस्ट नहीं करे हैं तो क्या हमें उस पर इमीडिएट टैक्स देना पड़ेगा? तो इसका आंसर है नहीं देना पड़ेगा हमें इमीडिएट टैक्स। हम अपने जो हमने पैसे प्लान करे हैं कि हम इन्वेस्ट करेंगे, विद इन 2 इयर्स इन्वेस्ट करेंगे, 2 साल तक इन्वेस्ट करने के लिए, तो हमें अप्रैल, आज 2025 है तो हमें अप्रैल 2027 तक का टाइम मिलना है ना। तो हम अपनी 31 जुलाई 2026 से पहले इस पैसे को जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक स्कीम होती है कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम, इट्स नॉट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट्स लाइक सरकारी बैंक की स्कीम होती है। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाएंगे और अपना वहां पर कहेंगे कि यार मेरे को सीजीएएस के अंदर जो है पैसे डिपॉजिट कराने हैं, ये कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम के अंदर पैसे जमा कराने हैं। आप वो पैसे जो आपके 50 लाख रुपए का जो कैपिटल गेन्स था वो आप वहां जमा करा देंगे। आप जैसे ही जमा कराएंगे तो आप जो है रिटर्न फाइल कर सकते हैं कि अभी आप जो है इसकी डिडक्शन जो है 54F की क्लेम करेंगे। तो अभी आपको उसके बारे में कोई नहीं पूछेगा, आपको अगले साल बात करी जाएगी जब आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे, तब आप 54F की डिडक्शन क्लेम कर लेना। अभी आपने पैसे पार्क कर दिए, कोई चिंता नहीं है। ठीक है जी। अभी आपके पैसे कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में जमा हो गए हैं। वैसे ही 3 साल के लिए भी, जब 2 साल के लिए कर सकते हो तो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो 3 साल के लिए भी कर सकते हो। मुझे 1 मिनट जरा होल्ड करना पड़ेगा, मैं 2 मिनट लगाऊंगा, 2 मिनट होल्ड करूंगा। इसका नंबर पूछ लो यार, क्या है घर का नंबर, नाम क्या है? कोई लिफाफा लाया है ये? ले आओ। हाँ लिखा होगा तभी बोल रहा हूँ।
लेट हो गए यार, अब कल आना, लिफाफा दे जाओ, कल ले जा। मैं नहीं कर रहा किसी से बात, लेके जाने पैसे वापस ले जाओ, दे दो, ऐसे दे दो। हाँ जी। सो अब इसमें जो है आपका जो है एसएससी मस्ट, ये एक एक घर वाली बात हो गई हमारी, एसएससी डज नॉट परचेज। अच्छा, अब इसमें जो है एक कंडीशन और है कि 54F में आपने अगर डिडक्शन ली है तो अब आपके पास दो घर हो गए हैं, एक पहले था, एक अभी आपने और नया खरीद लिया है। अब यहां पर आपको जो है एक तो घर बेचने की रिस्ट्रिक्शन है, एक नया घर खरीदने की भी रिस्ट्रिक्शन है। आप ये जो आपने घर पहले, अब दूसरा घर खरीद लिया, अब इसके बाद आप तीसरा घर नहीं खरीद सकते हैं। assessee does not purchase within 2 years or construct within 3 years of the transfer of the original asset any other residential house income of which is taxable under section 22। तो assessee जो है वो एक घर जो अब खरीद लिया, अब इसके बाद दूसरा घर जो है, तीसरा घर नहीं खरीदेगा। अगर उसने तीसरा घर भी खरीद लिया तो ये जो 54F की डिडक्शन मिली हुई थी ये रिवर्स हो जाएगी इमीडिएटली। 54F की डिडक्शन रिवर्स हो जाएगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो है वो पिक्चर में आ जाएंगे, आपको अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है जी, इज दिस पॉइंट क्लियर? और Yes, sir. आपने जो घर खरीदा है इसको आप बेच भी नहीं सकते हो, इसको बेचने की भी एक कंडीशन है, दैट इज देयर, कि आप जो है 3 साल के अंदर, इफ द न्यूली एक्वायर्ड रेजिडेंशियल हाउस इज ट्रांसफर्ड विद इन 3 years आफ्टर द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन, बेनिफिट अवेल्ड अर्लियर शैल बी रिवोक्ड। तो ये आपके बेनिफिट थे वो सारे के सारे रिवोक हो जाएंगे। ठीक है जी, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। Yes, sir. मीन्स एक तो आप जो है जो पुरानी आपने एसेट्स बेचे थे उस डेट से 2 साल के अंदर अंदर आप जो है खाली एक ही घर खरीदोगे, या 3 साल के अंदर अंदर एक ही घर कंस्ट्रक्ट करोगे। आपने नो सूनर दूसरा घर खरीदा या कंस्ट्रक्ट करा तो आपके जो बेनिफिट्स रिवोक हो जाएंगे। दूसरा, आपके जो बेनिफिट्स रिवोक हो जाएंगे अगर आपने जो घर अब खरीदा है इसको 3 साल के अंदर अंदर आपने बेच दिया, तो भी आपके जो बेनिफिट्स हैं वो रिवोक हो जाएंगे। अब आपको डिडक्शन मिलनी कितनी है? डिडक्शन जो मिलनी है वो मिलनी है आपकी, दैट इज लाइक प्रोपोर्शनेट डिडक्शन है। इसमें पूरे पूरे कैपिटल गेन्स नहीं होते हैं जिसकी डिडक्शन मिल रही है। इसमें जितना आपने इन्वेस्ट किया नए घर में, मीन्स आपकी जो एक तो सेल्स कंसिडरेशन थी, एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, दैट वुड बी अ बेटर आइडिया। इसमें एक एग्जांपल दिया होगा, जैसे यही एक एग्जांपल है, सोनू हैज ज्वेलरी एक्वायर्ड ऑन 17th जुलाई 2010 फॉर ₹5 लाख, 5 लाख रुपए की ज्वेलरी थी इसके पास। इसने 18 अगस्त 2013 को इंप्रूवमेंट इन ज्वेलरी करी बाई एडिंग डायमंड टू इट्स वर्थ ₹3 लाख की। इसने जो सोने की ज्वेलरी थी इसके पास उसमें हीरे लगवा दिए। ऑन 18 अगस्त 2024, मीन्स 14 साल बाद जो है इसने जो ज्वेलरी है वो बेच दी टू मोनू फॉर ₹40 लाख, 40 लाख की इसने ये ज्वेलरी बेच दी है। जो ज्वेलरी इसने खरीदे कितने की थी? 5 लाख एक खर्चे थे और 3 लाख एक खर्चे थे, 8 लाख टोटल स्पेंड किए थे और उसको 40 लाख में बेच दिया है। सोनू ऑलरेडी हैज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी इन लखनऊ। हाउएवर ऑन 17 मार्च 2025 ही परचेज्ड, ये जो प्रॉपर्टी इसने बेची 18 अगस्त 2024 को, और नई प्रॉपर्टी इसने खरीदी है 17 मार्च 2025 को। इसने नई प्रॉपर्टी खरीद ली, वो खरीदी इसने 30 लाख की। और ये खरीदी किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ लेटिंग आउट। तो मीन्स लेटिंग आउट के लिए खरीद ली, या सेल्फ ऑक्यूपाइड भी रखता तो भी सेक्शन 22 में टैक्सेबल होती। तो सेक्शन 22 की टैक्सेबिलिटी आ गई, यानी कि सेक्शन 54F वाला जो क्लॉज है वो इसका अट्रैक्ट हो रहा है, इसकी डिडक्शन इसे मिल सकती है। एज ऑन 5 अगस्त 25 हिज फ्रेंड ऑफर्ड हिम, अब ये नई चीज आ रही है, एक ये नया क्लॉज आ रहा है कि 5 अगस्त 2025 को उसका दोस्त है, उसने इसको कहा कि ये 25 लाख रुपए का घर है यार, ये भी खरीद ले तू। मीन्स इसकी वर्थ 25 लाख है, इसकी स्टैंप ड्यूटी जो है वो खाली 14 लाख है। तो मीन्स ऑफिशियल
वर्थ जो है वो 14 lakhs है, और मैं तेरे को जो बेच रहा हूँ ये 15 लाख रुपए में बेच रहा हूँ, तो मीन्स 25 लाख रुपए जो है उसकी एक वैल्यू है, जो उसके दोस्त ने कहा होगा कि यार इस टाइम इसकी मार्केट वैल्यू 25 लाख चल रही है, स्टैंप वैल्यू वो इसकी 14 लाख है, और मेरे से तू 15 लाख रुपए में खरीद ले। ये 5 अगस्त 2025 का सीन है। तो यहां पर इस घर को अगर ये खरीदता है, तो इसको जो इसने ये जो 30 लाख रुपए का घर खरीदने पे जो डिडक्शन ली हुई थी, वो जो डिडक्शन सेक्शन 54F की ली हुई थी, ये नीला वाला हिस्सा जैसे ही ये वाला घर खरीदेगा तो ये डिडक्शन इसकी जो है वो खत्म हो जाएगी। हमने ये ध्यान रखना है। उसके बाद 7 अप्रैल 2026 को सोनू ने जो घर पुराना खरीदा, सोल्ड द न्यू हाउस एक्वायर्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड, जो ये 15 लाख रुपए का इसने घर खरीदा था अपने दोस्त से, इसको 19 लाख का बेच दिया। वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ स्टैम्प ड्यूटी पर्पसेस इज 22 lakhs एंड मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट इज 26 लाख। मतलब इसने 15 वाला घर जो है वो 19 में बेच दिया है, मोटा मोटी ये कहानी है। उसकी स्टैंप वैल्यू जो है वो जो भी थी 22 लाख और मार्केट वैल्यू 26 लाख थी। उसको हम देखते हैं कि क्या करना है। तो हमें कंप्यूट करना है कैपिटल गेन्स इन द एंड्स ऑफ सोनू फॉर सेवरल ईयर्स। तो हमने ये सारे सालों का जो कैलकुलेट करना है वो कैपिटल गेन्स कंप्यूट करना है। तो जितने पॉइंट्स हमने अभी तक समझे हैं उससे हमें ये चीज निकल जानी चाहिए। तो पहला पॉइंट जो हमारा आता है वो है ज्वेलरी की सेल कंसिडरेशन, वो 40 लाख की थी। इसके बाद हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्वेलरी की जो है वो 8 लाख हो गई, 5 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई, 3 लाख जो है वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होगी, तो 8 लाख ये माइनस हो गया, 40 - 8 32 लाख रुपए जो है वो कैपिटल गेन्स हो गया। ये 32 लाख में कोई ना समझी वाली बात? फ्रेंड्स 32 लाख समझ में आ गया? यस सर। अब 32 लाख के बाद जो है आपको जो नेक्स्ट डिडक्शन मिलनी है वो डिडक्शन मिलनी है पर आपकी जो फॉर्मूला था वो क्या था? जो आपकी इन्वेस्टमेंट आपने करी है, इन्वेस्टमेंट इन द न्यू हाउस डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसीडरेशन। इन्वेस्टमेंट ऑन न्यू हाउस कितनी है? 30 लाख। नेट सेल कंसीडरेशन कितने की थी? 40 लाख की। कैपिटल गेन्स कितने का था? कैपिटल गेन्स था 32 लाख का। तो ये जो है ये सीधा सीधा हमने 30/40 इंटू 32 करा तो 24 लाख आ गया। प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन्स जो है वो 24 लाख के आपने बचा लिए। तो ये 32 में से 24 माइनस हो जाएगा, 8 लाख रुपए आपका जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बन जाएगा। मीन्स आपको सेक्शन 54EC के अंदर जो है सिर्फ कैपिटल गेन्स वाले अमाउंट को इन्वेस्ट करना था। यहां पर आपको पूरी की पूरी परचेज जो आपकी सेल कंसिडरेशन है वो सारी की सारी इन्वेस्ट करनी है। यानी कि अगर आपने 40 लाख रुपए के 40 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए होते तो पूरे 32 लाख का कैपिटल गेन बचा सकते थे आप। मीन्स यहां पर 40/40 इंटू 32 हो जाता, क्योंकि आपने खाली 3/4 ही इन्वेस्ट करा है। मीन्स आपने जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ उसने भी बताया ना कि हमने सोनू ऑलरेडी एज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस ही परचेज एन अदर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर 30 lakhs। प्रॉपर्टी बेची 40 की थी। अगर ये पूरी 40 की ही खरीद लेता तब जो है इसको कैपिटल गेन्स टैक्स जो है इसके ऊपर देना ही नहीं पड़ता। बट अब इसको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा इसको जो है। और यही अगर हम 54 की बात कर रहे होते तो भी इसको जो है कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना पड़ता। सेक्शन 54 के अंदर या सेक्शन 54EC के अंदर क्या था? जितना कैपिटल गेन्स आपको हो रहा है उतना इन्वेस्ट करना है, तो आपका उतना कैपिटल गेन्स रिड्यूस हो जाएगा। जबकि सेक्शन 54F के अंदर क्या हो रहा है? आपको सेल कंसीडरेशन जो है वो इन्वेस्ट करनी है और प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन्स आपके रिड्यूस होते चले जाएंगे। आप अगर 100% ऑफ सेल्स कंसीडरेशन इन्वेस्ट कर दोगे तो सारा कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आप अगर 50% इन्वेस्ट करोगे तो खाली 50% आपका एग्जेम्प्ट होगा, बाकी का आपको टैक्स देना पड़ेगा। आर यू गाइस विद मी? यस सर। समझ में आ गई ये पॉइंट जो है आपका? दोनों में डिफरेंस क्या है? 54EC और 54F के अंदर क्या डिफरेंस है? बेसिकली एक 54EC में आप सिर्फ कैपिटल गेन्स को इन्वेस्ट कर रहे हो,
54F के अंदर आप सेल्स कंसीडरेशन को इन्वेस्ट करोगे तब आप कैपिटल गेन्स टैक्स बचाओगे। 100% सेल्स कंसीडरेशन इन्वेस्ट कर दी तो 100% कैपिटल गेन्स बच गया। आपने यहां पर 75% इन्वेस्ट करिए तो आपका 75% कैपिटल गेन्स बचेगा, बाकी के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहां पर 75 बच गया ना आपका, ये 32 था, 8 चौका 32 होता है, 8 तिया 24 होता है, तो 75% बच गया। 32 का 75% बच गया तो 32 का 25% के ऊपर टैक्स लग गया, तो 32 का 25% कितना हुआ, 8 लाख। उस 8 लाख के ऊपर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना है। आपकी साइलेंस मेरे को ओके सर। थोड़ा सा परेशान कर रही है, मुझे लग रहा है नहीं समझ में आया। नहीं सर, आगे समझे। चलो गुड, वेरी गुड, आ गया। तो ये बेसिक डिफरेंस है सेक्शन 54F के अंदर और 54EC के अंदर, और यही सेक्शन 54 में भी और 54EC में, दोनों में एक जैसा ही है। ये 54 एक एक्सेप्शनल सेक्शन हुआ जिसके अंदर ऐसे है। यहां ओके आपको सर। सब कुछ इन्वेस्ट करना होता है। अब इसका जो कॉन्टिन्यूम वाला पॉइंट था कि आपने 2 साल के अंदर अंदर एक नया घर खरीद लिया, ये 2 साल के अंदर अंदर हो गया ना घर खरीदना। यहां आपने ये प्रॉपर्टी सोना बेचा कब था, 17 सोनू हैज ये घर बेचा था, सोना बेचा था 18 अगस्त 2024 को बेचा था। तो यानी कि ये 17 अगस्त 2026 से पहले इसको प्रॉपर्टी नहीं खरीदने का, सेकंड प्रॉपर्टी नहीं खरीदने का हक नहीं था, ये नहीं खरीद सकता था। मगर इसने ये दूसरी प्रॉपर्टी है वो कब खरीद ली है, 5 अगस्त 2025 को ही इसने नई प्रॉपर्टी खरीदी दूसरी वाली। जैसे ही दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी इसने, तो ये जो 24 लाख रुपए के कैपिटल टैक्स की इसने एग्जेम्पशन ली हुई है, डिडक्शन ली हुई है 54F की, ये डिडक्शन इसकी जो है ये खत्म हो जाएगी, इसको हटा दिया जाएगा। Since the assessee acquired an other house property, therefore the earlier exemption availed under section 54F shall be revoked and shall be liable to long-term capital gain. Hence, the taxable long-term capital gain for assessment year 2026-27 is 24 लाख। ये जो 24 लाख की इसको डिडक्शन मिली हुई थी, ये अब 26-27 के अंदर जो है इसके ऊपर इसको टैक्स लगेगा। 25-26 में तो ये बचा के ले गया था, मगर 26-27 में क्योंकि इसने जो है एक नई प्रॉपर्टी खरीद ली तो ये डिडक्टेबल हो गई। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया बच्चे? यस सर। हम्म, यस सर। सबको? एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा जरा। हाँ जी तस्वीर साहब, अटेंडेंस सुबह दी थी, एक सेकेंड ठहरिए, मैं आपको होल्ड कीजिए तो बता देता हूँ। मेरे ख्याल 10-12 के करीब होंगे, ज़्यादा नहीं थे। हाँ। नहीं, शीट पे मैंने हाँ जी, तो ये पॉइंट क्लियर है। ये 26-27 वाला कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स जो है, ये 24 लाख जो है रिवोक हो जाएगी जो है
क्योंकि 2 साल के अंदर अंदर जो है, मंगा दो मैंने कहा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट अब जो है वो ये है कि आपका ये जो घर है जो 15 लाख रुपए में खरीदा गया था, ये अब जो है 19 लाख रुपए में बेच दिया गया है इन दी सब्सिक्वेंट ईयर। तो इसकी सोनू सोल्ड द न्यू हाउस एक्वायर्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड फॉर 19 लाख। वैल्यू डिटरमिन्ड फॉर द स्टैम्प ड्यूटी पर्पसेस इज 22 लाख। और 22 लाख जो है इसकी सेल कंसिडरेशन मानी जाएगी। जो स्टैंप ड्यूटी की वैल्यू होती है वही जो है दैट इज कंसिडर्ड टू बी दी सेल कंसिडरेशन। तो अब ये जो घर है ये माना जाएगा, मींस स्टैंप ड्यूटी और द प्राइस दैट यू हैव रिसीव्ड जो डिक्लेयर कर रहे हो, इन दोनों में से विच एवर इज हायर। मींस ऐसा नहीं कि स्टैंप ड्यूटी की वैल्यू, अगर स्टैंप ड्यूटी से ज्यादा का घर माना खरीदा है आपने तो वो वाली वैल्यू, अदरवाइज स्टैंप ड्यूटी तो मानी ही जाएगी कि मैक्सिमम जो स्टैंप ड्यूटी है उससे नीचे का परचेज सेल नहीं माना जाता है। तो स्टैंप ड्यूटी की वैल्यू जो है इस केस में अपने को 22 लाख रुपए दी हुई है, तो ये 22 लाख में घर बिक गया। 22 लाख माइनस परचेज कंसिडरेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 15 लाख, तो 7 लाख रुपए का जो घर है ये हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लग गया इसके ऊपर, क्योंकि ये घर हमने 2 साल के अंदर ही खरीदने के 2 साल के अंदर ही बेच दिया है। गाइस आर यू देयर विद मी? यस सर। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। ये घर हमने कब खरीदा, कब था? 5 अगस्त 2025 को खरीदा था, 7 अप्रैल 2026 को बेच दिया है। तो जो हमें ये 22 लाख माइनस जो हमने खरीदा था, ये 15 लाख में खरीदा था, तो 22 माइनस 15 7 लाख रुपए का जो है कैपिटल गेन्स टैक्स लगा। वो हम कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देंगे और हम आगे बढ़ेंगे। अब इसमें पिछले वाले केस से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उस केस के ऊपर तो हम पूरी तरह से टैक्स दे ही चुके हैं। तो मतलब कुल मिला के सोनू जो है ऐसा बंदा दिखाया है जिसको टैक्स प्लानिंग करनी ही नहीं आती है। ये टैक्स बचाना नहीं जानता, टैक्स देना ही जानता है। क्योंकि इसने इस 24 लाख रुपए के ऊपर टैक्स दिया होगा, वो कितना दिया होगा? 4,80,000 रुपए। यस सर। 20% टैक्स दिया होगा ना इसके ऊपर लॉन्ग टर्म जो है। उसके बाद ये जो 7 लाख है इसके ऊपर कितना टैक्स दिया होगा? इसके ऊपर जोन सी भी स्लैब में वो आता है उस हिसाब से टैक्स दिया होगा। और ये 30% की स्लैब में आता है तो इसने इसके ऊपर 2,10,000 रुपए का टैक्स दे दिया होगा। तो ये टैक्स टैक्स लुटाने के लिए बैठा हुआ है ये बंदा। इसको तुम्हारे जैसे कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी। एनी मोर क्वेश्चंस इन दिस? और कोई इसमें कैपिटल गेन्स में और कुछ चीज पूछना हो, नहीं तो आगे बढ़े। ओ सर। करें आगे? यस सर। सेट ऑफ डिडक्शंस करनी है अब हमने। डिडक्शंस भी हम जो है वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे, जो इंडिविजुअल से रिलेटेड ज़्यादा हैं वही पकड़ेंगे हम, ठीक है। ज़्यादा में इसमें जितना फैलाव करें तो ये तो ख़त्म ही नहीं होनी। डिडक्शंस बहुत सारी हैं, तो वी विल रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ टू डिडक्शंस विच आर, एक तो नई होंगी जो वो वाली करेंगे, और जोन सी आपकी 80D तक तो हम कर चुके हैं। तो वी स्टार्ट फ्रॉम 80DD। अभी तक जो हमने इंडिविजुअल्स वाली ही करी है, हम आगे भी इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टच करते हुए निकलेंगे। और जो पुरानी डिडक्शंस हैं जो खत्म हो चुकी हैं, जिनका आप सिर्फ सर थ्योरी में आपकी नाम ले वॉल्यूम ना चुके हैं। वो धीमी आ रही है। हाँ जी, सर वॉल्यूम में डाउन हो रही है बीच बीच में। अभी ठीक है वॉल्यूम? यस सर। तो जो डिडक्शंस हैं वो हम आपकी कुछ लिमिटेड डिडक्शंस करेंगे। जो पुरानी डिडक्शंस हैं चैप्टर 6A की, वो सारी टच नहीं करेंगे। वी विल जस्ट रन थ्रू सम ऑफ द डिडक्शंस की, उसको टच नहीं करते हुए हम आगे निकल जाएंगे। 80D के बाद जो हम डिडक्शन करनी है दैट इज 80DD।
80DD की डिडक्शन जो है दैट इज अवेलेबल। अच्छा, 80D की डिडक्शन में एक तो इंश्योरेंस प्रीमियम बताया था, इंश्योरेंस प्रीमियम के अलावा आपके घर में आपके जो ओल्ड पेरेंट्स हैं मींस उनके अगर मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए आप पैसे खर्चते हैं, आपने उनकी इंश्योरेंस नहीं कराई हुई है, बट सम हाउ दे गेट हॉस्पिटलाइज्ड, अगर वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, आपने उनकी कोई जीरो इंश्योरेंस ले रखी है, आप उनके ऊपर जो है उनकी हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्चा करोगे, जिसकी लिमिट 50,000 रुपए तक की होएगी, तो वो 50,000 रुपए तक की रिडक्शन आपको 80D के अंदर और मिल जाएगी एडिशनल। ठीक है जी, दिस इज बेसिकली दिस वन। अमाउंट पेड ऑन account of medical expenditure provided mediclaim insurance is not paid on the health of such person, expenditure incurred for any of the following person who is a senior citizen। अगर ये सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन के लिए मीन्स वो सीनियर सिटीजन आप खुद भी हो सकते हो, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो मीन्स एनीबडी बट ही इज सपोज टू बी अ सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन का मतलब है कि उसकी उम्र 60 ईयर्स और अबव होनी चाहिए। ठीक है जी। यस सर। तो आप अगर उसके मेडिकल एक्सपेंडिचर पे कोई खर्चा करते हो, आप मेडिकल एक्सपेंडिचर पे किस तरह से खर्चा कर सकते थे, 80D की हमने जो जिक्र किया था वो ये था कि आपने इनका मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ था, आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया था तो प्रीमियम जो पे किया था वो 50,000 तक का डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80D था। अब आप कह रहे हैं कि मैंने तो कोई प्रीमियम प्रीमियम लिया नहीं, बट हाँ हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो मेरा जो खर्चा है वो 70,000 रुपये हो गया, तो 70,000 रुपए का तो नहीं बट 50,000 रुपए का आपको डिडक्शन स्टिल अंडर सेक्शन 80D मिल जाएगा if the person who is getting admitted is a senior citizen, irrespective whether it is you, your children or your parents, कोई भी हो, senior citizen clause है बस उसका। Now the next thing that is there is reduction under 80DD। 80DD में क्या है, बेसिकली इट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड रिलेटिव। तो डिसेबल क्या है इसमें, डिपेंडेंट रिलेटिव कौन से हुए, इंडिविजुअल के केस में स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल, बस इतने ही जो हैं वो डिपेंडेंट्स हैं, मतलब इतने ही रिलेटिव्स हैं, बाकी सब नहीं है। और एचयूएफ में एनी मेंबर ऑफ द एचयूएफ इज बेसिकली रिलेटिव। अब जो आपका नेक्स्ट जो क्लॉज है वो ये है कि a relative is said to be dependent if he wholly or mainly depends on such individual or HUF for his support and maintenance। डिसेबिलिटी क्या होनी चाहिए है ऐसे केस में, जो डिसेबिलिटी है दैट बेसिकली इंक्लूड्स ऑटिज्म, cerebral palsy and multiple disability referred to in section 2A 2C 2H of the National Trust Welfare in मीन्स पर्सन विद ये जो है आपकी सेरिब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, ये सारे के सारे मेंटल रिटार्डेशन वाला ही नाम है। वो जो बच्चे नहीं होते जो थोड़े से चैलेंज्ड होते हैं, उस टाइप्स के जो हैं, वो जो कोई भी रिलेटिव हो तो उसमें ये डिडक्शन मिल जाती है। दिस इज अवेलेबल ऑल्सो इन द केस ऑफ ब्लाइंड ऑल्सो, मीन्स किसी को डिसेबिलिटी इंक्लूड्स ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी क्योर्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, अगर कोई जो है उसको सुनाई नहीं देता वो भी डिसेबल हो जाएगा, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, चलने फिरने में अगर किसी को तकलीफ है मीन्स चल फिर नहीं सकता है वो भी हो जाएगा, मेंटली इल है, मेंटली रिटार्डेड है, ये सारे के सारे जो हैं ये डिसेबल्ड माने जाएंगे। इस डिसेबिलिटी की जो डिडक्शन है वो डिडक्शन बेसिकली इज रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ 75,000। अगर डिसेबिलिटी जो है वो डिसेबिलिटी है और अगर वो डिसेबिलिटी जो है वो सिवियर डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आ जाती है तो ये डिडक्शन जो है ये 1.25 लाख की मिलती है। ये डिडक्शन जो है ये इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंडिचर मिलती है, आप कोई पैसा खर्च रहे हैं या नहीं खर्च रहे हैं, अगर आपका कोई डिपेंडेंट रिलेटिव आपके साथ रह रहा है और उसको इनमें से कोई तकलीफ है तो उसको ये डिडक्शन मिलेगी।
इसके लिए आपको जो है एक काम और जो करना पड़ता है, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन डिसेबिलिटी रिलेटिव क्या है, the disability SSC has incurred any expenditure for medical treatment including nursing training and rehabilitation of dependent being a person with disability, या फिर मतलब कोई एक्सपेंडिचर करा है और वो कोई एक्सपेंडिचर इस बराबर के अमाउंट का होना जरूरी नहीं है, या फिर उसने जो है एक इसके अगेंस्ट में जो है वो कोई डिपॉजिट करा है इन एन अप्रूव्ड स्कीम फॉर द मेंटेनेंस ऑफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट बीइंग फ्रेम्ड बाय एलआईसी और एनी अदर इंश्योरेंस इंश्योरर और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटीआई। तो यूटीआई की या एलआईसी की कोई पॉलिसी है जिसमें इस डिसेबल्ड पर्सन को जो है आगे भी मेंटेन करता रहे, मींस आपकी एब्सेंस में भी कोई मेंटेन करता रहे, उसके लिए कोई पॉलिसी ली है। तो दोनों ही, अगर आप दोनों में से कोई एक काम कर रहे हैं, या तो आप उस बंदे का रखरखाव कर रहे हैं तो आपने उसके ऊपर कुछ भी पैसा खर्चा है तो, या फिर आपने इस बंदे के लिए जो है वो एलआईसी का या यूटीआई का प्रीमियम दिया है, तो दोनों ही केसेस में आपको जो है ये डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन का जो अमाउंट होगा वो 1.25 लाख और 75,000 रुपये, वो 1.25 लाख इन केस ऑफ सिवियर डिसेबिलिटी, 75,000 इन केस ऑफ नॉर्मल डिसेबिलिटी। तो सिवियर डिसेबिलिटी क्या है, अ पर्सन विद 80% ऑफ और मोर ऑफ वन और मोर डिसेबिलिटीज जो है। तो बस इससे ज्यादा कोई इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि 80% से ज्यादा है, सिवियर है तो 1.25 लाख, वैसे है तो 75,000। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा हुआ है इनकी मेंटेनेंस के लिए, और या फिर आपने कोई भी खर्चा करा है इनका एक साल में, जिस साल का आप डिडक्शन ले रहे हो, तो आपको ये डिडक्शन मिलेगा। इसके लिए कंडीशन क्या है, वेयर द एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी रिक्वायर्स रीअसेसमेंट ऑफ मींस, एक तो आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए इनकी डिसेबिलिटी का, और अगर उसका जो है कोई मियाद मुकर्रर थी तो उसका रिवीजन भी आपने जो है रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में करवा लिया होना चाहिए, नहीं तो रिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो आपने वो रिवीजन करा लिया है, स्टिल यू आर एप्लीकेबल टू गेट द डिडक्शन। where the assessee has deposited, अब इसमें ट्रीटमेंट व्हेन हैंडीकैप्ड पर्सन प्री डिसीजेस, जो बंदे का आपने ट्रीटमेंट करा रहे हो उसकी डेथ हो जाती है, ट्रीटमेंट व्हेन दी हैंडीकैप्ड पर्सन प्री डिसीजेस मींस वो चला गया पहले ही, उसकी उसकी पहले डेथ हो गई, आप उसकी पॉलिसी मतलब आपने उसकी पॉलिसी कराई हुई थी बट पॉलिसी का उसको कोई बेनिफिट ही नहीं मिला, वो तो पहले ही चला गया। So where the assessee has deposited any amount in annuity plan of LIC or UTI for the benefit of disabled person and such person pre-deceases, any amount received from such annuity plan shall be deemed to be the income of the assessee of the previous year in which such amount is received by the assessee। मीन्स आप जो 80 DD में जो आप जमा मीन्स जो 1.25 लाख रुपए की डिडक्शन ले रहे थे, वो डिडक्शन क्यों मिल रही थी, क्योंकि आप जो है वो एक एन्युटी प्रीमियम इस बंदे का जमा कराते जा रहे थे। आप मीन्स ऐसा रिलेटिव जब होता है घर में तो बंदा बड़ा परेशान होता है कि यार मैं चला जाऊंगा तो इसको पैसे भी नहीं होंगे, इसका केयर टेकर तो रख देते हैं बट इसके पास तो पैसे ही नहीं होंगे, तो केयर टेकर कैसे काम करेगा। तो आप जो है फिर उसकी फाइनेंशियली जो है वो सपोर्ट बनाते हैं, आप ऐसी पॉलिसी खरीदते हैं जहां पर आपके जाने के बाद इस बच्चे को या इस बड़े बंदे को जो है वो पैसे जो है वो अब यूटीआई या एलआईसी देता रहेगा, क्योंकि आपने इसके नाम पे ये पॉलिसी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं। अब हुआ क्या कि आपके जाने से पहले ये बंदा चला गया, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको वापस मिल जाएगी। जब वो वापस मिलेगी तो क्योंकि आपने जो जब इन्वेस्ट किया था तो पूरी इन्वेस्टमेंट की आपको डिडक्शन मिली थी, आपकी इनकम से वो सारा सारा पैसा हट ही गया था, उसके ऊपर सरकार ने आपसे टैक्स लिया ही नहीं था। अब आपको ये पैसे जो है वो सूद समेत सरकार वापस कर रही है, यूटीआई वापस कर रहा है या एलआईसी वापस कर रहा है, तो दिस बिकम्स योर इनकम, ये आपकी इनकम हो गई, तो इसके ऊपर आपको इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। सो दिस मींस दिस इज बेसिकली ट्रीटमेंट व्हेन हैंडीकैप पर्सन प्री डिसीजेस एंड यू गेट द अमाउंट ऑफ द पॉलिसी प्रीमियम दैट यू पेड बैक। जो पॉलिसी प्रीमियम था along with any income there on it जो आपको वापस मिला है, that income becomes taxable। ठीक है गाइस, ये बात समझ में आ गई? यस सर। इनकम टैक्स हमारा जो है बड़ा डिटेल्ड है, बड़े सारे नुआंसेस हैं। बात ये अब ये लास्ट डे पेपर के लिए आपको याद नहीं करके जाने हैं, आपने सुन लिया
आपके किसी दिमाग में किसी कोने में चला गया, बहुत अच्छी बात है। उस दिन आपके चांस हुआ, आपको यही चीज पूछ ली तो निकाल भी दोगे, अदरवाइज साल 1.5 साल में भूल ही जाओगे इसको क्या है क्या नहीं है। बट 2 महीने होपफुली याद रहेगा। So deduction under section 80 DDB in respect of medical treatment. So expenditure incurred on medical treatment of relative, ये क्या है? The SSC has during the previous year actually paid any amount for medical treatment of a specified disease or ailment as prescribed in rule 11DD। 11DD में कुछ एक बीमारियां बताई हुई हैं कि इन बीमारियों के ऊपर अगर कुछ खर्चा करा तो हमको वो डिडक्शन मिलेगी। दैट डिडक्शन विल बी अलाउड। इंडिविजुअल जब खर्चा करेगा तो इट इज गोइंग टू बी बेसिकली फॉर ही हिमसेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल, इन सब के लिए। या एचयूएफ कर रहा है तो अपने मेंबर के लिए कर रहा है। और बीमारियां कौन सी बताई गई हैं इसमें? ऑन्कोलॉजी मीन जो है वो डॉक्टर्स के नाम बताए गए हैं कि इन मेडिकल ट्रीटमेंट्स को जो है अगर इन डॉक्टर से मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा है, एसएससी शुड ऑब्टेन द प्रिस्क्रिप्शन फॉर सच मेडिकल ट्रीटमेंट फ्रॉम, वो कौन सा है? जिसको कोई न्यूरोलॉजिस्ट मीन्स नसों की बीमारियां होगी, दिमाग वाली बीमारियां होगी, वो वाली होगी न्यूरोलॉजी। ऑन्कोलॉजी इज कैंसर। यूरोलॉजिस्ट मीन्स जो आपकी किडनी वगैरह से रिलेटेड तकलीफ होती है वो वाली हो गई। और हीमोटोलॉजी जो होती है वो ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई आपको, मीन्स सीवियर एनीमिया है या ब्लड कैंसर टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है, वो है। इम्यूनोलॉजी जो होती है आपकी इम्यूनिटी काम ही नहीं कर रही, मीन्स ये सारी तकलीफें वो हैं जिसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो ज़िंदगी ख़त्म हुई होती है, बस और कुछ नहीं होता। तो ये वाली तकलीफ़ें आपको होगी तो इसमें आपको या आपके जो रिलेटिव है तो ये आपको जो है 80 DDB की डिडक्शन दी जाएगी। 80 DDB की डिडक्शन जो है वो कितनी है? 40,000 रुपये है कि साल के अंदर जो जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ वो, यहाँ 40,000 रुपये मीन्स इसमें से जो भी मिनिमम है वो डिडक्शन आपको मिलेगी। एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द एसएससी और ₹40,000 जो ये डिडक्शन है ये आपको इतनी मिल रही है। दोनों में से जोन सी भी लोअर हुई। डिडक्शन फॉर सीनियर सिटीजन जो है, अगर सीनियर सिटीजन को इनमें से कोई तकलीफ है तो वो 40,000 रुपए से बढ़कर जो अमाउंट है वो 1,00,000 रुपए हो जाएगा। और अगर इस 40,000 या 1,00,000 रुपए में से कुछ अमाउंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी बियर कर रही है तो उतना अमाउंट जो है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा। मीन्स आपका जो है खर्चा जो है वो मान लीजिए जो है आपको 40,000 रुपये, मीन्स आपने सीनियर सिटीजन के ऊपर खर्चा करा, जो टोटल खर्चा आपके पॉकेट से हुआ वो 1,10,000 रुपये का खर्चा हुआ। तो 1,10,000 रुपये में से आप जो मैक्सिमम रिडक्शन ले सकते हैं वो 1,00,000 रुपये की ले सकते हैं। अब इस 1,00,000 में से 40,000 रुपये जो है वो इंश्योरेंस वालों ने जो है वो आपको क्लेम दे दिया, तो अब आप मैक्सिमम डिडक्शन जो ले सकते हो वो 60,000 ही है, इससे ज़्यादा की आपको डिडक्शन नहीं मिल सकती। जो जितना इंश्योरेंस वालों ने दे दिया वो और माइनस कर दोगे। ठीक है जी। जो स्पेसिफाइड डिसीज होगी वो जो डॉक्टर्स देख के पता चल रहा था वही ये आ गए। न्यूरोलॉजिकल डिसीज हो गई, डिमेंशिया हो गया, डिमेंशिया में कुछ याद नहीं रहता बंदे को क्या करना है क्या नहीं करना, एंड लाइकवाइज ये सारी की सारी तकलीफ है। होप इट इज क्लियर। यस। बोरिंग है बड़ा और दुख तकलीफ वाला भी है, दोनों चीजें हैं। चलो अब कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ लेते हैं बच्चे। दिस इज बेसिकली कि आप जो है पढ़ाई लिखाई के लिए लोन लेते हो, तो लोन लेते हो तो अब आप अगर लोन ले रहे हो तो लोन चुकाना भी पड़ेगा, और जो लोन चुकाना पड़ेगा वो ब्याज समेत चुकाना पड़ेगा। तो आप अब यहाँ से मान के चलो कि कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाते हो सब बड़े अच्छे से, और बनने के बाद जो है 2-3 साल बढ़िया बढ़िया सी नौकरी करते हो, और 2-3 साल बाद आपका दिल करता है कि यार अब मज़ा नहीं आ रहा कॉस्टिंग में, तो हम जो है वो कॉस्टिंग छोड़कर जो है कुछ बढ़िया सी जगह से कहीं से एमबीए करेंगे। आपने जो है पेपर पुपर दिए, अपने कैट वैट क्लियर करा, और आपका जो है बढ़िया से कॉलेज में एडमिशन हो गया, आईआईएम में पहुंच गए। किसी आईएम में अगर नहीं भी पहुंचा तो कोई जो है वो आ गया एफएमएस में, कोई चला गया किसी और मीन्स जमनालाल बजाज टाइप्स कॉलेज में। तो जो बच्चा एफएमएस में आ गया वो तो लकी है, वो तो फ्री में एमबीए भी कर लेगा।
क्योंकि यहाँ एमबीए की फीस जो है वो आपकी कॉस्ट अकाउंटेंसी की डिग्री से भी सस्ती है। दिल्ली में जो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है बड़ा अच्छा, एफएमएस। बट जो जमनालाल बजाज या आईएम में चला गया उसको जो है वो बड़ी मोटी फीस देनी पड़ेगी, 20-25 लाख 50 लाख रुपए कुछ भी देनी पड़ सकती है। तो वो फीस जो है, आपने लोन लिया कि लाओ भाई लोन दो हमको, हम अब क्योंकि 2 साल के एमबीए करेंगे 2 साल का, और उसके बाद हमारी सैलरी जो वो उम्मीद है 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ रुपए हो जाएगी, तो आपका लोन तब हम चुका देंगे। आप आपको लोन भी मिल जाएगा बड़े आराम से। अब आपका जो ये लोन मिलेगा, इस लोन को जब आप पे करना शुरू करोगे, जब उसका इंटरेस्ट पे करोगे, तो वो जो इंटरेस्ट है, दैट इंटरेस्ट विल बेसिकली बी डिडक्टेबल फ्रॉम योर इनकम। ये जो डिडक्शन है आपके आपकी इनकम से, वो जो है वो जो लोन का इंटरेस्ट है, वो जिस जब आपकी इनकम, एक तो ये लोन जब आपने पे करना है, इसकी डिडक्शन जो है इंटरेस्ट की डिडक्शन, अगर आप टैक्सेबल इनकम में पे कर रहे हो तभी ये डिडक्शन मिलनी है, वैसे नहीं मिलनी। अब ये टैक्सेबल इनकम जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि उसी साल की हो जिस साल की इनकम से आप डिडक्शन ले रहे हो। ये टैक्सेबल इनकम कहीं पिछले सालों की भी हो सकती है, यानी कि आप कोई जरूरी नहीं है कि खुद अपनी इनकम पे ही इसकी डिडक्शन लो, आपकी पेरेंट्स की इनकम पे भी इसकी डिडक्शन मिल सकती है, आपके स्पाउस की इनकम पे भी इसकी डिडक्शन मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सिंपल सा मतलब हो गया कि आप खुद पढ़ो या अपने स्पाउस को पढ़वा लो, दोनों में से जिसको मर्जी पढ़वा लो, या अपने बच्चों को पढ़वा लो, किसी को भी पढ़वा लो। आप इस जब इंटरेस्ट पे करोगे तो इंटरेस्ट आपकी इनकम में से रिड्यूस हो जाएगा, आपको रिड्यूस्ड इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। और ये रिड्यूस जो होगा, दिस डिडक्शन will be given for 8 continuous years, 8 consistent continuous years। ये हो सकता है कि आप लोन इस साल ले रहे हो और लोन की प्री पेमेंट जो है आप 2 साल बाद करनी शुरू करो, क्योंकि 2 साल तो आप पढ़ रहे हो, आपको अभी तो नहीं पे करूंगा, 2 साल बाद पे करूंगा। तो 2 साल बाद जब पे करोगे तो ब्याज समेत जब पे करना शुरू करोगे तो ब्याज की डिडक्शन जो है वो सेक्शन 80E के अंदर मिलनी है। वो डिडक्शन किस किस की मिलनी है? वो डिडक्शन आप अपने लोन की भी ले सकते हो, आप स्पाउस के लिए लोन ले सकते हो, आप बच्चों के लिए लोन ले सकते हो, बच्चे डिपेंडेंट है या नहीं है इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट ले सकते हो। आप जो है वो लोन किसी के, कोई आपका लीगल गार्डियन है वो भी आपके लोन की पेमेंट कर सकता है, आप किसी के लीगल गार्डियन हो तब भी आप किसी के लोन की पेमेंट कर सकते हो। इस सब की डिडक्शन अपने को सेक्शन 80E के अंदर मिलनी है। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग। जब आप पढ़ने पढ़ने जाओगे, महंगी पढ़ाई करोगे, तो आप लोन लेके करोगे, तो आपको जो ब्याज है उससे आपकी ब्याज से आपकी जो इनकम है वो सीधी सीधी रिड्यूस हो जाएगी, टेकिंग 80E इनटू कंसीडरेशन। 80E की डिडक्शन मिलेगी। द डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 8 consecutive years। The period starts from the year in which the assessee starts paying interest on such loan। जब पहली बार लोन दोगे तब वो शुरू हो जाएगा, और 80E की डिडक्शन आपको आने वाले 8 सालों के लिए मिलेगी, एक पहला साल और उसके बाद 7 असेसमेंट ईयर्स सब्सिक्वेंट वाले। तो इंटरेस्टिंग, मोटिवेशन आ गई वापस से? चली गई लगती है मोटिवेशन, बोल ही नहीं रहे। हेलो, हाँ जी सर। ठीक है, लेना है ना ये वाला लोन, तो लेना है हमें। हाँ भगवान जी, ना हाँ जी। करे कि अभी कभी 80 डीडी की डिडक्शन, 80 डीडीबी की डिडक्शन मिले, बट 80E की डिडक्शन तो सारे लेना चाहोगे ना? यस सर। गुड, गुड टू गो। 80E की डिडक्शन जो है वो लेनी ही लेनी। पहले एक उसमें ये क्लॉज होता होता था कि पढ़ाई जो है वो फुल टाइम होती थी तब मिलता था जब 80E की डिडक्शन लो, तो क्योंकि मेरे को अभी इसमें कहीं दिखा नहीं है ये फुल टाइम वाला क्लॉज, बट इसको भी एक बार थॉरो स्टडी कर लेना कि पार्ट टाइम में 80 की डिडक्शन नहीं मिलती है। 80E में जो है वो यू हैव टू हैव अ फुल टाइम स्टडी, बट फिर भी एक बार पढ़ लेना। दिस इज एन अर्लियर क्लॉज दैट आई रिकॉल सिंस द टाइम व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी। जब मैं पढ़ता होता था तब का मेरे को याद है कि उसमें यह था कि पार्ट टाइम एजुकेशन के लिए वो नहीं मिलता। तो फिर भी कभी लोन लो तो इस चीज को जरूर चेक करके लेना। नेक्स्ट इज 80EE। 80EE की रिडक्शन, हमारा हाउसिंग सेक्टर जो है वो पीछे डोल ड्रम्स में रहा है, तो 2 बार जो है ऐसी डिडक्शंस जो हैं वो गवर्नमेंट ने डोल आउट करी हैं।
एक 80 की डिडक्शन जो है पहली बार डोल आउट करी थी, इट वाज द प्रीवियस ईयर 2016-17। 2016-17 में जो है 80 की डिडक्शन डोल आउट करी थी। आपको एक जो है हाउस प्रॉपर्टी जब आप खरीदते हो तो उसके लोन के ऊपर जो ब्याज होता है उस ब्याज की डिडक्शन अपने को अंडर सेक्शन 24B मिलती है। 24B मींस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला जो हमने चैप्टर पढ़ा है, उसमें जो इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी होता है उसकी हम डिडक्शन क्लेम करते हैं। तो ये आप उस डिडक्शन से पहले एक डिडक्शन और क्लेम कर सकते हैं, बस इट शुड नॉट अमाउंट इनटू अ डबल डिडक्शन। एक ही अमाउंट की डबल डिडक्शन नहीं मिलेगी, मगर आप डिडक्शन जो है वो 80 के अंदर भी क्लेम कर सकते हैं और बचे हुए अमाउंट की जो है, क्योंकि 80 में एक कैप्ड अमाउंट है कि आपका जो हाउस प्रॉपर्टी है उसका जो उसमें हाउस प्रॉपर्टी उसमें जो कैप्ड अमाउंट वो क्या है, इसमें एक तो कैप्ड अमाउंट है कि अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड रुपीज 35 लाख। तो 35 लाख से ज्यादा का लोन नहीं ले सकते आप, तभी आपको जो डिडक्शन है 80 की मिलेगी। दूसरा, आप जो है जो घर खरीदा है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं खरीद सकते हो, तभी आपको 80 की डिडक्शन मिलेगी। तीसरा, जो घर खरीदना है आपने जो लोन लेना है दैट शुड बी हैपनिंग इन द ईयर 2016-17, 2016-17 में ही ये जो है आपने लोन लिया होना चाहिए। ये तीन कंडीशंस हो गई। चौथी कंडीशन क्या है, जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल है वो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग की डिडक्शन मिलनी है। इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल फॉर द प्रीवियस ईयर, जितना आपने मतलब लोन पेबल, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग मींस क्वांटम ऑफ डिडक्शन, जो इंटरेस्ट है जितना इंटरेस्ट आपने पे किया उतना, मींस पे किया या पेबल है फॉर द प्रीवियस ईयर, और ₹50,000 मींस आपको जो डिडक्शन मिल रही है वो साल की 50,000 रुपए के लोन पेमेंट पे मिल रही है, 50,000 ब्याज पेमेंट पे मिल रही है। 50,000 से ज्यादा का ब्याज दिया तो आप बचे हुए 50, जिनसे आपने अगर 1 लाख रुपए का ब्याज पे किया है या 1,10,000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया है तो 50,000 की डिडक्शन तो आप ले लोगे अंडर सेक्शन 80 बची हुई डिडक्शन जो है, जैसे 1,10,000 की बात करें तो 60,000 का जो लोन का डिडक्शन है, इंटरेस्ट का डिडक्शन है, वो आप लोगे अंडर सेक्शन 24B। तो 24B में आप जो डिडक्शन है वो पूरी क्लेम क्यों नहीं कर रहे हो? आप पूरी क्लेम करते हो तो आपका लॉस जो है वो वहां पर रिस्ट्रिक्टेड है अप टू ₹2 लाख। वहां पर आप 2 लाख से ज्यादा का लॉस नहीं ले सकते हो। तो आप अपना उस लॉस को जो है वो रिड्यूस करने के लिए एक डिडक्शन तो यहां पर 50,000 तो यहां खपा दोगे, बाकी का बचा हुआ वहां पर ले जाओगे और वहां पर खपा दोगे। और आपकी मर्जी है, आप 80 की ना लो, पूरा को पूरा 24B में ले लो, दैट इज योर कॉल। बट ये ऐसा नहीं हो सकता कि 50,000 की यहां भी ले लो और 50,000 रुपए इंक्लूडिंग 50,000 जो है वो 24B में भी ले लो। ये दोनों डिडक्शंस आपको अलग अलग अमाउंट की मिल सकती हैं। टोटल अमाउंट जितना आपने लोन का इंटरेस्ट दिया है वो टोटल अमाउंट की ही डिडक्शन मिल सकती है, उससे ज्यादा की डिडक्शन आप नहीं ले सकते हो। यू विल नेवर बी अलाउड टू टेक डिडक्शन ऑफ वन अमाउंट मोर देन वंस। ये पॉइंट क्लियर? yes sir, एब्सोल्युटली। yes sir. Deduction, double deduction is not available. Where a deduction under this section is allowed for any interest, deduction shall not be allowed in respect of such interest under any other provisions of the act for the same or any other assessment year. It is irrelevant whether such interest pertains to pre-construction period or post-construction period. यहाँ इसका कोई लेना देना नहीं है। छोटा सा एक इलस्ट्रेशन है, इसको क्विक फास्ट देख भी सकते हैं। अगर समझ थोड़ा सा कम आया है तो ये अपनी जो है अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा। असेसी है पी, डिटेल डेट ऑफ लोन सैंक्शन 1 अक्टूबर 2016, तो यानी प्रीवियस ईयर 16-17 के अंदर आ गया। अमाउंट ऑफ लोन 30 लाख है यानी 35 लाख रुपए से कम है। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 40 लाख है यानी कि 50 लाख की थी ना लिमिट अपनी, तो 50 लाख से कम है। Yes sir. अदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द एसएससी, ना ये कोई और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ओन नहीं करता। इसमें ये भी कंडीशन है कि और कोई रेजिडेंशियल, दिस शुड बी द फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगर ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ना हो कि सेकंड प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी है तो ये फरा जो है ये वो वाला केस नहीं बनेगा, यहाँ पर आपको ये इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये बेसिकली जो शुरुआत हुई थी आपकी वो जो दीन दयाल उपाध्याय करके स्कीम्स नहीं है जो छोटे मींस वो जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम वाले जो होते हैं, ये अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम को जो है वो ज़्यादा ल्यूक्रेटिव करने के लिए
1 साल चलाई थी उन्होंने 16-17 में, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ल्यूक्रेटिव जो है अफोर्डेबल हाउसिंग में पैसे इन्वेस्ट करो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना घर बना सकें। सो अदर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो है आप नई बिल ओन करते हो, इंटरेस्ट जो प्रीवियस ईयर में मिला है वो 1,20,000 रुपए का इंटरेस्ट आपने पे किया है, आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी अंडर सेक्शन 80E? ये 50,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी, जो अपर लिमिट है। बचे हुए 70,000 की जो डिडक्शन है वो आप क्लेम करोगे अंडर सेक्शन 24B। 24B के अंदर जो है बचे हुए अमाउंट की आप क्लेम कर सकते हैं। आप चाहो तो सारी की सारी वहां ले लो, चाहो तो 80E के अंदर जो है 50,000 लो और बची हुई 24B के अंदर लो। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर। एक हल्का सा पॉइंट अपन देख लेते हैं, वो ये वाला देख लेते हैं, सारे अब अपने आप देख लेना, मैं इसको एक और कर देता हूं। एंड दैट व्हाट आई एम डूइंग इज अमाउंट ऑफ लोन जो है आपने 10 लाख रुपए का लिया है, और जो आपका वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है वो 35 लाख है, आपने कोई और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ली नहीं हुई। तो केस 5 बड़ा सिंपल सा है कि हाँ जी 40,000 रुपए का आपने ब्याज दिया, ये 40,000 का 40,000 जो है डिडक्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही केस 1 अक्टूबर 2015 का सेम सा केस हो तो आपका यह अलाउड नहीं है, क्योंकि वही इट शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017 के बीच का लोन होना चाहिए, अदरवाइज ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। एक्स HUF है, HUF को ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। दिस डिडक्शन 80EE की डिडक्शन जो है दिस इज अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल्स, ये एप्लीकेबल ओनली टू इंडिविजुअल्स, चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट तभी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। The assessee does not own any other residential house property on the date of sanction of the loan। जब आपने लोन लिया है तो आप कोई और प्रॉपर्टी ओन नहीं कर रहे हो, दिस शुड बी योर फर्स्ट एंड दी ओनली प्रॉपर्टी। ठीक है जी, तो 80EE क्लियर है। 80EE के बाद है 80EEA। 80EEA जो है जिसने मतलब 80EE की कभी कभी उसे डिडक्शन नहीं मिली होनी चाहिए। इंडिविजुअल नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 80EE एप्लीकेबल, मतलब ये 80EE किसको मिलेगी? जो 80EE के लिए एलिजिबल नहीं है उसको मिलेगी, और किसी को नहीं मिल सकती है। मींस अगर कोई 80E की डिडक्शन ले रहा है तो EEA की डिडक्शन नहीं ले सकता है, बड़ा क्लियरली उन्होंने लिख दिया। अब इसमें जो सैंक्शनड लोन है वो कब का होना चाहिए? इसमें सैंक्शन लोन 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 का होना चाहिए। यहां पर उसने 3 साल दे दिए, 19-20, 20-21, 21-22। इन तीनों सालों में किसी भी पीरियड में उसने लोन लिया हो तो ये डिडक्शन मिल जाएगी। वैल्यू ऑफ द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, वहां पे वैल्यू ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अपनी 35 लाख थी, यहां पर EEA के अंदर वैल्यू ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी उसने 45 लाख की कर दिया कि 45 लाख तक की वैल्यू है तो ये डिडक्शन आपको मिल जाएगी। आप कोई और प्रॉपर्टी ओन नहीं कर रहे होने चाहिए, जैसे 80EE में था। assessee is not eligible for deduction under 80EE, 80EE में नहीं मिलेगी। वैसे ही जैसे 80EE जो है वो इंडिविजुअल्स को थी, वैसे ही जो है ये भी इंडिविजुअल्स और रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को ही है और किसी को नहीं। यहां पर जो इंटरेस्ट है, मतलब वहां पर जो इंटरेस्ट अमाउंट रिस्ट्रिक्टेड था वो 50,000 था, यहां पर जो इंटरेस्ट अमाउंट रिस्ट्रिक्टेड है वो 1,50,000 है। यहां पर उसको और एग्रेसिवली जो है अब जो है प्रमोट किया जा रहा है कि आप जो है वो छोटा घर खरीदिए, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि लोन अमाउंट अभी भी 45 लाख की है ना, मतलब प्रॉपर्टी जो है वो 45 लाख की है, तो छोटा ही घर हुआ। जो हाँ पहले 35 लाख था अब 45 लाख कर दिया है। हाँ यहाँ पर अब उन्होंने जो है साथ में जो घर है उसकी कोई कीमत नहीं रखी है। पहले घर की रिस्ट्रिक्शन भी 80EE में 50 लाख रखी हुई थी, यहां घर की कीमत की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी है। बाकी सब कुछ एज इज ही है और कुछ नहीं है। लार्जली illustration also is something like this only। जो नेक्स्ट डिडक्शन है दैट इज 80EEB। इसके बाद मैं एक डिडक्शन और कराने के मूड में हूं, बट मैं बोलते बोलते थक गया हूं बहुत ही। तो ये वाली 80EEB लेट इट बी द लास्ट। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में 80JJAA शुरू करूंगा और उसी पे खत्म करते हुए आगे बढ़ जाएंगे हम।
एक 80G की डिडक्शन है, वो आपकी यूजेज में तो आती है, एग्जाम में कभी भी नहीं आती है, बट 80JJ और 80JJBB है या 80JJAA है, एक डिडक्शन है विच इज इंपॉर्टेंट दैट आई वांट टू कवर, एंड दिस अगेन इज इंपॉर्टेंट, ये भी कवर कर लेते हैं। दिस इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। इसमें आपने एक कार खरीदनी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदना है, इट्स नॉट कार, it is to be electrical vehicle, which means that vehicle which is powered exclusively by electric motor, whose traction energy is supplied exclusively by traction battery installed in the vehicle and has such electrical, means basically बैटरी व्हीकल जो है, आपको ईवी खरीदना है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदना है, और आपको डिडक्शन क्या मिल रही है इस केस में, इट इज द इंटरेस्ट पेड और ₹1,50,000 विच एवर इज मिनिमम, मीन्स मैक्सिमम इंटरेस्ट जो आप ले सकते हैं, दे सकते हैं, वो 1.5 लाख का है। उस 1.5 लाख की आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EB मिल जाती है, अंडर 80EEB, 80EEB के अंदर ये डिडक्शन आपको मिल जाती है। के बाद आई वांटेड टू कवर 80G की डिडक्शन, बेटा एक बार खुद पढ़ लेना। 80G के बाद 80GG की डिडक्शन कोई नहीं पूछेगा, 80G की एक बार पढ़ लेना। 80G की डिडक्शन वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, कर्सरी ग्लांस में पढ़ना, आधे घंटे से ज्यादा टाइम मत लगाना, आधे घंटे से ज्यादा लगे तो साइड में फेंक देना कि भाड़ में जा, मैं फिर बता दूंगा आपको 5 मिनट में क्या होती है। 80GG की डिडक्शन अब कोई नहीं पूछेगा, बट कोई हार्म नहीं है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये एक्चुअली डिडक्शन किसको मिल रही है, जिसको HRA नहीं मिल रहा है, यानी कि आप बिजनेस में भी हो सकते हैं और आप ऐसी सर्विस में भी हो सकते हैं जहां आपको HRA नहीं मिल रहा है, और आपका जो है जहां आपने घर किराए पे लिया हुआ है वहां पर आपका कोई घर नहीं है, तभी आपको ये डिडक्शन मिलेगी। और ये जो है डिडक्शन क्लेम ऑफ एनी प्रॉपर्टी, और आपके पास कोई भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी नहीं है किसी भी शहर में, तभी आपको ये डिडक्शन मिलेगी। मींस नीदर यू गेट HRA nor you have any house at the place of employment, nor you have any other self occupied house property, तभी आपको डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। डिडक्शन मिलती कितनी है आपको, ये मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, मींस 5,000 रुपए पर मंथ की डिडक्शन है। इसलिए मैं कह रहा था कि इसको भी आने के चांसेस कम है, क्योंकि 5,000 रुपए तो अब नेग्लिजिबल अमाउंट हो जाता है। दूसरा अमाउंट जो है दैट इज 25% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द ईयर। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम क्या हुई, ग्रॉस टोटल इनकम जो होती है वो पांचों हेड्स की इनकम ग्रॉस टोटल इनकम हो जाती है। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम इस केस में जो हुआ, इसमें से जो ग्रॉस टोटल इनकम है इसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस कर देंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A वाला भी माइनस कर देंगे। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A क्या होता है बच्चे? शॉर्ट टर्म कैपिटल अंडर सेक्शन 111A कौन से होते हैं? UTI इक्विटी वाले, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स वाले जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हैं, वो सारे के सारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर 111A होते हैं। यानी कि आपने इक्विटी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं और आपने 1 साल रखे बिना ही उनको बेच दिया, तो जो आपको कैपिटल गेन्स लगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। और इक्विटी के अंदर जो ये अंडर 111A के अंदर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं, इनका डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, इसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो एट द रेट ऑफ 20% लगता है। बाकी नॉर्मल अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जिसके आगे 111A नहीं लिखा हुआ, तो वो आपकी नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब पे लगता है। मगर अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A हो, तो इसके ऊपर जो कैपिटल गेन्स टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है वो 20% के हिसाब से लगता है, क्योंकि इसमें आपने STT पे किया होता है, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स पे किया होता है। याद आ गया? हेलो? यस सर। नहीं भी याद आया तो अब गांठ बांध लो, आज बांध लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अलावा जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस कर दो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माइनस कर दो, और जो ये 80 वाली डिडक्शन है, मींस चैप्टर 6A की सारी डिडक्शंस हैं, माइनस कर दो। यहां पर हम ये निकाल रहे हैं तो एक 80GG की डिडक्शन माइनस नहीं करनी है, 80GG की छोड़ के 80C से लेके 80U तक की जितनी भी डिडक्शन है सारी की सारी माइनस कर देनी है जो मिल रही है, तो आपकी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी।
तो यहां पर ये डिडक्शन कितनी मिलनी है? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, 5,000 रुपए पर मंथ, 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, और द एक्सेस ऑफ एक्चुअल रेंट पेड ओवर फॉर द एकोमोडेशन ओवर 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। जो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम है उसका 10% निकाल लो, उससे जो रेंट एक्स्ट्रा पे किया है वो वाला रेंट, इन तीनों में से जो भी लोएस्ट होगा उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80GG। ठीक है जी। सो विद दिस 80GG सेक्शन वी कंक्लूड हियर द डे। We meet in for our next class a day after tomorrow on Thursday। ठीक है जी। 80GGA की डिडक्शन जो है ये सेक्शन 35 का भाई है। सेक्शन 35 में जो है, जो डिडक्शन बिजनेसमैन को मिलती होती थी अपना अमाउंट चैरिटी देने में, मतलब साइंटिफिक रिसर्च के लिए, वही डिडक्शन जो है आपका, अगर बिजनेस नहीं है कोई भी, आप वैसे ही हैं, तो आपको ये डिडक्शन 80GGA के अंदर मिल जाएगी। इट्स बेसिकली इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो आप एक ही जगह डिडक्शन ले सकते हो, यहाँ सेक्शन 35 में ले लो, यहाँ 80GGA में ले लो। ठीक है जी। Yes, sir. नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट कवरिंग द बैलेंस ऑफ द थिंग्स, और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. आगे दिया आगे दिया बेटा किधर
अरे